ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज शिज़ोफ्रेनिया। तो आज हम शिज़ोफ्रेनिया और डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस और न्यूरोसिस, और शिज़ोफ्रेनिया किस कैटेगरी के अंदर आता है, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस, यानी साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या होता है। ओके, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस और न्यूरोसिस। अब साइकेट्री के अंदर ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो बीमार होते हैं। सपोज एक पेशेंट आपके पास आया, ओके, उसके रिलेटिव जानबूझ के लेके आया है। क्यों? क्योंकि पेशेंट अपनी बीमारी को नहीं मान रहा। यानी पेशेंट ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इस कंडीशन को बोलते हैं साइकोसिस। ठीक हो गया? यानी साइकोसिस ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो बीमार है। पेशेंट कहता है मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यानी वो अपनी बीमारी को मानने से इनकार कर रहा है, तो ये साइकोसिस होता है। ओके, और न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस वो कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट होता है वो एडमिट करता है हाँ, उसके साथ कोई ना कोई मसला है, उसके साथ कोई फंक्शनल डिजीज़ है। तो जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस में क्या होती है, जो इनसाइट होती है, इनसाइट, इनसाइट को उर्दू में बोलते हैं अक्ल-ओ-फ़हम, फ़रासत बोलते हैं। जो साइकोसिस के अंदर इनसाइट नहीं होती, लेकिन न्यूरोसिस के अंदर इनसाइट मौजूद होती है। ओके, ठीक हो गया। यानी साइकोसिस वाला जो पेशेंट होता है, वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसको कोई बीमारी है, जबकि न्यूरोसिस वाला पेशेंट एडमिट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम और हर। ठीक हो गया? पेशेंट अपनी डिज़ीज़ को एडमिट करता होता है। तो जो शिज़ोफ्रेनिया होता है, वो किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है? तो जो शिज़ोफ्रेनिया होता है, वो आता होता है आपका साइकोसिस के अंदर आता होता है। यानी शिज़ोफ्रेनिया किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है? साइकोसिस वाला। यानी शिज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट कभी भी नहीं मानेगा कि इसको कोई डिज़ीज़ है। लेकिन न्यूरोसिस के अंदर एग्ज़ाम्पल क्या आएगी? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाली, कि पेशेंट कहता है कि हाँ, मेरे हाथ गंदे होते हैं और मुझे बार-बार फीलिंग आती है कि मेरे हाथ गंदे हैं और मुझे इनको साफ कर लेना चाहिए। तो ये न्यूरोसिस के अंदर एग्जाम्पल आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव की, और साइकोसिस में एग्जाम्पल आती है शिज़ोफ्रेनिया की। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था साइकियाट्री का कि साइकोसिस में और न्यूरोसिस में क्या फ़र्क होता है। तो साइकोसिस का डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। साइकोसिस असल में ना कुछ बुक्स क्या कहती है, कुछ बुक्स साइकोसिस को एक ब्रॉड कैटेगरी रखती है और साइकोसिस में एग्जाम्पल रख लेती है शिज़ोफ्रेनिया की। जबकि कुछ बुक कहती है कि जो साइकोसिस है और शिज़ोफ्रेनिया है, ये दोनों सेम चीज़ होती है। जस्ट लाइक जो फर्स्ट एड कह रही है। ठीक हो गया? वैसे जो साइकोसिस है और शिज़ोफ्रेनिया, हम इन दोनों को सिनोनिमसली ले सकते होते हैं। तो पहले तो आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होगा? इसमें जो बंदा होगा वो रियलिटी को तस्लीम नहीं करेगा। यानी पेशेंट कभी भी नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। तो इसमें जो रियलिटी की परसेप्शन होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो साइकोसिस है, साइकोसिस को शिज़ोफ्रेनिया ही ले रहे हैं। और जब हम शिज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे अगले सफ़े पर, तो शिज़ोफ्रेनिया का ट्रायड क्या होगा? शिज़ोफ्रेनिया का ट्रायड होगा हैलुसिनेशन, यानी शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में हैलुसिनेशन होती है, उसके कानों में आवाज़ सुनाई देती है, उस पेशेंट को डिल्यूजन होता है और उस पेशेंट की जो इनसाइट होती है, वो नहीं होती। क्लियर? लैक ऑफ इनसाइट होती है। लैक ऑफ इनसाइट का मतलब क्या होता है? साइकोसिस होता है। दिस इज़ द क्लासिकल ट्रायड ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, और शिज़ोफ्रेनिया को यहाँ पर साइकोसिस ले रही है। तो शिज़ोफ्रेनिया में 3 चीज़ें देखने को मिलती है। शिज़ोफ्रेनिया में आपको हैलुसिनेशन देखने को मिलती है, डिल्यूजन देखने को मिलता है और लैक ऑफ इनसाइट देखने को मिलता है, जिसको साइकोसिस कहते होते हैं। इसके अलावा डिसऑर्गनाइज़ेशन देखने को मिलती है। अब डिसऑर्गनाइज़ेशन की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि सपोज़ आपने कोई सवाल पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं तो पानी पीता हूँ। आप कहते हो कि आपका नाम क्या है? कहता है मेरा नाम अब्बू ने रखा था, फिर क किसी और ने नाम रख लिया। मतलब उसकी थॉट्स में और उसकी स्पीच में डिसऑर्गनाइज़ेशन देखने को मिलती है। तो शिज़ोफ्रेनिया में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है? शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में या साइकोसिस में आपको डिल्यूजन देखने को मिलता है, हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, डिसऑर्गनाइज़ेशन देखने को मिलती है। डिसऑर्गनाइज़ेशन 2 चीज़ों में होती है, उसकी थॉट्स में और उसकी स्पीच में। डिसऑर्गनाइज़ेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ तरतीब से नहीं लगाई हुई। जैसे आपने सवाल पूछा,
कि आप कहाँ पे रहते हो, कहता है कि मैं तो पानी पीता हूँ, मतलब अजीबोगरीब उसके आंसर वगैरह दे रहा होता है। क्लियर? जो साइकोसिस होता है किसी फंक्शनल ब्रेन डिजीज की वजह से हो सकता है या कुछ मेडिसिन को यूज करने की वजह से भी हो सकता है साइकोसिस। और दैट इज वाई जो साइकोसिस होती है इसमें आप ड्रग कौन सी यूज करते हैं? आप D2 रिसेप्टर ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? साइकोसिस वाले पेशेंट में डोपामीन के D2 रिसेप्टर की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जब D2 के रिसेप्टर की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो आपने D2 ब्लॉकर इस्तेमाल करने होते हैं। तो दैट मीन्स ये मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, ये सब्सटेंस की वजह से हो सकता है, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, या कुछ जेनेटिक डिजीज से एसोसिएटेड होता है। क्लियर? अब साइकोसिस में आपको तीन चीजें देखने को मिलती है, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और लैक ऑफ इंसाइट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज डिल्यूजन। तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है। गलत बिलीफ है लेकिन फिक्स्ड बिलीफ है। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, इसको क्या बोलती है? डिल्यूजन बोलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है ये चेंज नहीं होने वाला। ओके, ठीक हो गया? और यानी फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ के बारे में कुछ पॉइंट्स रट्टा मारने हैं। नंबर वन, उसको चेंज नहीं करेगा, परसिस्ट रहेगा। नंबर टू, वो इसके कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी बिलीव्स होते हैं जो हमारे रिलीजियस या कल्चरल नॉर्म्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, जूती उल्टी है तो उसको सीधा कर दो, कुछ बुरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुपरस्टिशन। यानी कुछ ऐसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर पेशेंट को फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, ओके, फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ है और वो कल्चर सपोर्ट कर रहा है उसको, अगर कल्चर या सोसाइटी सपोर्ट करती है उस बात को कि काले बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होगा, तो उसको बोलते हैं हम सुपरस्टिशन। ठीक हो गया? सुपरस्टिशन कहते हैं। लेकिन अगर उसको कल्चरल सपोर्ट हासिल नहीं है, ओके, कल्चर में ये बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, ओके, कल्चरल सपोर्ट हासिल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिल्यूजन कहते होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब डिल्यूजन की बहुत सारी टाइप्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक है डिल्यूजन ऑफ इरोटोमेनिक। इरोटोमेनिक को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है, उसको ये डिल्यूजन है कि इसकी बीवी इसके साथ चीट कर रही है, यानी उसके साथ वफादारी नहीं कर रही, इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इरोटोमेनिक। दूसरा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ही पूरी दुनिया को चला रहा हूँ। दूसरा डिल्यूजन ऑफ जेलेसी होती है कि सारी दुनिया मेरे से जेलस होती है, सारी दुनिया मुझसे जलती है जो कोई काम करता हूँ। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है कि कहता है कि अ, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं या पुलिस मेरा पीछा कर रही है, या कुछ सोमैटिक डिल्यूजन हो सकता है, मिक्स्ड डिल्यूजन हो सकता है, ओके, या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो सकता है कि कहता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है जिसको कल्चरल और रिलीजियस सपोर्ट हासिल नहीं होती और ये परसिस्टेंट रहता होता है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला, आप जितनी मर्जी बात कर लो उसके साथ। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। अब डिसऑर्गेनाइज थॉट मतलब उसकी जो थॉट्स है उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसकी स्पीच में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक है वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड का मतलब है जो बच्चे स्वकला, यानी मतलब बहुत सारे लफ्ज ऐसे फेंक देना जिनका कोई मीनिंग नहीं बनती है। वैसे मैंने अजीब वगरीब कुछ और ही बोल दिया, लेकिन वर्ड सैलेड के अंदर बहुत सारे लफ्ज एक साथ बोल देना जिनका एक साथ को एग्जिस्ट करना मीनिंग ही नहीं रखता। या टेंजेंशियल स्पीच हो सकती है, या डिरेलमेंट होती है। डिरेलमेंट की एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अपनी पटरी से उतर जाना, रेल की पटरी से उतर जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूछोगे पेशेंट से कि आपको ये सिम्टम कब से स्टार्ट हुए, तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे कल से हल्की फुल्की उल्टी स्टार्ट हुई थी, फिर मैं गाड़ी पे जाना शुरू कर दिया, फिर मुझे मोबाइल पे कॉल आई, फिर मैं वहां से कॉल को सुनना शुरू हो गया। मतलब है कि वो रेल की पटरी से उतरना शुरू हो जाएगा। तो इसको डिरेलमेंट वगैरह कहते होते हैं। या टेंजेंशियल के अंदर क्या होता है? अचानक की टॉपिक को स्विच कर देता है या उसका आंसर ही नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछते हो कि आप कहाँ पे रहते हो, कहता है कि मैं तो लेटा हुआ था, इस तरह के आंसर देगा। तो ये डिसऑर्गेनाइज थॉट्स होती है। तो जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस में डिल्यूजन देखने को मिलती है, साइकोसिस में डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, साइकोसिस में हेलुसिनेशन देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक हो गया? अब हेलुसिनेशन और इल्यूजन, इसका फर्क आपको आना चाहिए। ठीक है? हेलुसिनेशन में क्या होता है? हेलुसिनेशन और इल्यूजन दोनों में परसेप्शन होती है, लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, हेलुसिनेशन में परसेप्शन होती है इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, मतलब कोई स्टिमुलस है ही नहीं फिर भी उसको परसीव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ है ही नहीं, उसको कुछ चीजें नजर आ रही है, कोई आवाज आ नहीं रही, लेकिन कोई आवाज एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसके कानों में आवाज आ रही है, कोई स्मेल आ रही है, या कोई टेस्ट फील होना शुरू हो गया है। तो हेलुसिनेशन लेबल करने के लिए स्टिमुलस का होना नहीं चाहिए, यानी स्टिमुलस को एब्सेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टिमुलस था, उसने इसको गलत परसीव कर लिया कि कोई रस्सी पड़ी हुई थी, उसको वह सांप समझा, या कोई
कहने का मतलब है कि कोई शैडो था, उसको ब्लैक कैट समझा, ठीक हो गया। कहने का मतलब है इल्यूजन के अंदर क्या होता है, इल्यूजन के अंदर स्टिमुलस होता है, बस इसको वो गलत मिस परसीव कर जाता है, गलत परसीव करता है। लेकिन हेलुसिनेशन के अंदर स्टिमुलस ही नहीं होता, तो वो अजीब-ओ-गरीब परसीव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल विजुअल हेलुसिनेशन होती है, ऑडिटरी होती है, और बहुत सारी हेलुसिनेशन होती है। इनके आपने एमसीक्यूज पॉइंट रट्टा मारने हैं। ओके, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी, हिप्नोगोगिक, हिप्नोपोम्पिक, ठीक हो गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, किसके कानों में आवाजें आ रही है, ये टिपिकल शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। अब ये उन लोगों की आवाजें होती है जो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, डेड है, या फिर बहुत दूर रहते हैं जिनसे उसने बात नहीं की। इसके अलावा विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन आपको डिमेंशिया में देखने को मिलती है, डिलीरियम में देखने को मिलती है, या कुछ ड्रग्स में आपको देखने को मिलती है। अब वो ड्रग्स कौन सी होती है जिसमें विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलती है, वो है अल्कोहल। ओके, अल्कोहल पॉइजनिंग के अंदर आपको क्या मिलती है, विजुअल हेलुसिनेशन मिलती है। इसके अलावा टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। ओके, टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी अल्कोहल वाली में और कोकेन की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। इन बंदों को ऐसा फील होता है जैसे इनके स्किन के नीचे कीड़े रेंग रहे हैं, दिस इज टैक्टाइल हेलुसिनेशन। या डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस, कि इनकी स्किन के नीचे कीड़े रेंग रहे हैं। इसके अलावा ओल्फैक्टरी है, जो ओल्फैक्टरी और गस्टेटरी, ये दोनों टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में देखने को मिलती है। कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ऐसा फील होता है जैसे कोई रबर जलाया हुआ है। या ब्रेन ट्यूमर्स में आपको देखने को मिलती है। हिप्नोगोगिक, हिप्नोपोम्पिक, ये हमने कल पढ़ा था, ये नार्कोलेप्सी में देखने को मिलती है। और नार्कोलेप्सी को मैंने चीजें एक्सप्लेन की थी। नार्कोलेप्सी लेबल करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती है। नार्कोलेप्सी लेबल करने के लिए आपको डे टाइम स्लीपीनेस चाहिए, ओके, यानी रात को नहीं सोएगा लेकिन दिन भर सोता रहेगा। दूसरा आपको क्या चाहिए, कैटाप्लेक्सी चाहिए। कैटाप्लेक्सी का मतलब है कोई जोक सुनाया, इतना ज्यादा हंसा कि उसकी मसल की टोन ही खत्म होगी। तीसरा हेलुसिनेशन चाहिए होती है। अब हेलुसिनेशन मैंने आपको दो बताई थी। एक वो हेलुसिनेशन जब वो सोने जा रहा होता है, इसको बोलते हैं हिप्नोगोगिक। और दूसरा होता है हिप्नोपोम्पिक, जब वो उठ रहा होता है। ओके, जब वो सोने जा रहा होगा हिप्नोगोगिक, जब वो सो के उठ रहा होगा हिप्नोपोम्पिक। ये हेलुसिनेशन देखने को मिलती है, टिपिकली नार्कोलेप्सी में देखने को मिलती है। और नार्कोलेप्सी में मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस के लैटरल पार्ट के अंदर ओरेक्सिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये सारा हेलुसिनेशन वाले टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। तो जो शिजोफ्रेनिया होता है, शिजोफ्रेनिया में आपको क्या देखने को मिलता है, शिजोफ्रेनिया में आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलती है। शिजोफ्रेनिया में आपको डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स और डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच देखने को मिलता है। शिजोफ्रेनिया में आपको बिजार डिलीवियन देखने को मिलती है। बिजार डिलीवियन का मतलब है ऐसे डिलीवियन जिनके सच होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बंदा कहता है कि मैं कनाडा को चला रहा हूँ, अब कौन बात मानेगा इसकी। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी क्लास का सीआर बन गया हूँ, हाँ, कुछ देर तक तो कुछ लोग तो मानेंगे इस बात को। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया में बिज़ार डिल्यूजन आपको देखने को मिलती है, ओके, जिनके सच होने के चांसेस 0% भी नहीं होते। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मूड डिसऑर्डर पर, ओके, मूड डिसऑर्डर पे। लेकिन आई थिंक पहले मुझे शिज़ोफ्रेनिया वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर देना चाहिए। लेकिन चलो पहले मूड डिसऑर्डर पे फिनिश कर देते हैं। अब मूड डिसऑर्डर को आपने समझना है, ओके। अब मूड, दो ही पॉसिबिलिटी है मूड की, या तो आपका मूड बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, यानी आपका मूड एलिवेटेड होगा, या आपका मूड डिप्रेस होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपका मूड एलिवेटेड होगा या आपका मूड डिप्रेस होगा। अगर आपका मूड एलिवेटेड होगा, क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मेनिया बोलते हैं, कि खुशी से पागल हो गया है बंदा, ओके। और अगर आपका मूड लो है तो वो क्या होता है, वो डिप्रेशन या डिस्प्रेशन है, जो मर्जी आप बोलो उसको, तो ये डिप्रेशन होता है। क्लियर? तो अगर ये दोनों को एग्जिस्ट कर जाए, यानी मेनिया और अल्टरनेट डिप्रेशन, तो उसको बोलते हैं हम बाइपोलर डिजीज, ठीक हो गया। तो ये मूड के मेनली ये कैटेगरीज आपको बताई है, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। यानी अगर पेशेंट का मूड कंसिस्टेंटली यानी कॉन्स्टेंटली क्या है, लो है, तो उसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक हो गया। अगर मूड लो है, इसके साथ साइकोसिस के फीचर आना शुरू हो गया। साइकोसिस के फीचर ऑलरेडी 3 बताया है, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ इनसाइट, तो उसको बोलते हैं मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर। लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा, मूड डिसऑर्डर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, या बाइपोलर 1 हो सकता है। बाइपोलर 1 का मतलब है, बाइपोलर का तो आपको पता है कि मेनिया होगा और डिप्रेशन दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। मेनिया होगा, उसके बाद डिप्रेशन होगा, फिर दोबारा मेनिया होगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन बाइपोलर 1 में और 2 में कैसे डिफरेंशिएट करना है, बाइपोलर 1 में क्या होता है, आपको मेनिया देखने को मिलता है, लेकिन बाइपोलर 2 में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोमेनिया देखने को मिलेगा, ओके, ठीक हो गया।
अब मेनिया में भी आपका मूड काफी ज्यादा क्या होता है, एलिवेटेड होता है। मेनिया में भी मूड एलिवेटेड होता है और हाइपोमेनिया भी मूड एलिवेटेड होता है। यानी मेनिया में भी मूड एलिवेटेड, हाइपोमेनिया में भी मूड एलिवेटेड। फिर दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते होते हैं? तो एक बात रट्टा मार लेना, मेनिया कब लेबल करेंगे? जब मूड एलिवेटेड होगा। और जब मूड एलिवेटेड होगा उसके साथ आपको कुछ और चीजें भी चाहिए। ओके, मूड एलिवेटेड होगा और वो उस बंदे के लिए टेंशन क्रिएट कर रहा होगा, यानी उस बंदे के लिए डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा होगा और उसकी सोशल या फंक्शनल लाइफ इंपेयरमेंट आ जाएगी। इन शॉर्ट, कि अगर उसकी सोशल या फंक्शनल इंपेयरमेंट हो और डिस्ट्रेस आ जाए तो उसको मेनिया लेबल करना है। अगर डिस्ट्रेस नहीं आता, सोशल फंक्शनल इंपेयरमेंट नहीं आती, तो आपने हाइपोमेनिया लेबल करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है। शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है? ओके, अब ये दो चीजें आपस में कंफ्यूज हो जाती है। कौन सी दो चीजें, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। ओके, ये दो चीजें, ये वाली और ये वाली। अब इसमें और इसमें कैसे डिफरेंशिएट आपने करना होता है, क्लियर? ठीक हो गया। अब जो मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक है, ठीक हो गया, इसमें जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी? पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी डिप्रेशन। डिप्रेशन एटलीस्ट उसको 2 हफ्तों से होगा और उसके दरमियान में या उसके बाद आपको साइकोसिस की एपिसोड देखने को मिलेगी। ठीक हो गया? ओके, ठीक हो गया। यानी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी? डिप्रेशन होगी एटलीस्ट 2 हफ्तों से। फिर उसके साथ या उसके बाद साइकोसिस वाले फीचर आना शुरू हो जाएंगे, डिलूजन, हेलुसिनेशन, ये वाले। लेकिन जो शीजो अफेक्टिव होता है, इसमें साइकोसिस के फीचर पहले आएंगे, लाइक 6 महीनों से ज्यादा। फिर उसके साथ प्लस माइनस मूड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। अब वो मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन भी हो सकता है और मेनिया भी हो सकता है, क्लियर? तो ये चीज आ जाती है, क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं? मूड डिसऑर्डर एक रेंज होती है डिजीज की, आपके मूड या इमोशनल स्टेट के फ्लक्चुएट होने की, और आपका इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। और ये जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, ये डिस्ट्रेस कराते हैं, उसकी सोशल या फंक्शनल लाइफ को क्या कर देते हैं? इम्पेयर कर देते होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल मेजर डिप्रेशन है, जिसमें सिर्फ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के साथ मेनिया हो जाए तो बाइपोलर डिजीज कहते हैं। डिस्थीमिया, अब डिस्थीमिया और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है, और ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जब आपने डिप्रेशन लेबल करना है, तो डिप्रेशन लेबल करने के लिए जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो एटलीस्ट आपको 2 हफ्तों तक चाहिए होते हैं। और इन यानी डिप्रेशन कब लेबल करना होता है? लाइक डिप्रेशन लेबल करने के लिए आपको मूड क्या होना चाहिए? मूड कम होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। लेकिन इसके साथ प्लस माइनस कुछ और साइन सिम्टम भी चाहिए होते हैं, तब हम डिप्रेशन लेबल करते हैं। लेकिन ये जो आपका होता है डिस्थीमिया होता है, डिस्थीमिया में क्या होता है? डिस्थीमिया में सिर्फ मूड कम होता है फॉर 2 वीक्स, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड साइन सिम्टम नहीं होते। अगर साथ में कोई एसोसिएटेड साइन सिम्टम नहीं होते तो आपने डिस्थीमिया में जाना है, और अगर एसोसिएटेड साइन सिम्टम होते हैं तो आपने मेजर डिप्रेशन में जाना होता है, क्लियर? इसके अलावा साइक्लोथीमिक है, ये कोर कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ठीक हो गया। और अगर इनके साथ एपिसोडिक, मतलब इसके साथ साइकोटिक फीचर आ जाए, लाइक डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ओके, ठीक हो गया, तो वो क्या बन जाता है? मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर, क्लियर? तो यहाँ पे पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, लेट मी रेज दिस। ओके, ये सारा मैं रेज कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ आ जाए। सबसे पहला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, सबसे पहला है हमारा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देखो, ये आपका ये नॉर्मल मूड है, नॉर्मल मूड है। अब नॉर्मल मूड से क्या हो गया है? वो कम हो गया है। अगर नॉर्मल मूड से कम हो गया है, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन है, डिप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 वीक है, डिप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स है, और साथ में एसोसिएटेड साइन सिम्टम भी है, तो आपने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जाना है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन के साथ साइकोसिस के फीचर भी आना शुरू हो गया है, तो आपने जाना है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर। तीसरी कैटेगरी है बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है? बाइपोलर में मेनिया आता है और फिर उसके साथ आपको क्या देखने को मिलती है? डिप्रेशन देखने को मिलती है। बाइपोलर 2 में क्या होता है? बाइपोलर 2 में आपको हाइपोमेनिया देखने को मिलता है, जो डिस्ट्रेस या इंपेयरमेंट नहीं करवाता होता। और शिज़ोअफेक्टिव में क्या होता है? ओके, यही मूड डिसऑर्डर देखने को मिलता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपको साइकोसिस के फीचर देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे साइकोसिस ओवरलैप कर रहा होता है, क्लियर? तो मेजर डिप्रेसिव में क्या होता है? मूड के यानी
मेजर डिप्रेसिव विद साइकोटिक फीचर, इसमें मूड के डिसऑर्डर होगा, साथ में साइकोसिस होगा। बाइपोलर में क्या होगा, बाइपोलर में बाइपोलर टाइप 1 में मेनिया होता है और साइकोसिस के फीचर भी हो सकते हैं। बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होता है और डिप्रेशन के फीचर देखने को मिलते हैं। शिजोअफेक्टिव में साइकोसिस होगा 6 महीनों के ज्यादा का और साथ में आपको मूड के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा ये पूरा टेबल ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं शिजोफ्रीनिया वाले टॉपिक के अंदर। ओके, तो शिजोफ्रीनिया वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो शिजोफ्रीनिया है, शिजोफ्रीनिया शिजोफ्रीनिया एक साइकोसिस है, साइकोसिस होता है और इसका ट्राइएट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, दोबारा बना लेते हैं। शिजोफ्रीनिया का ट्राइएट, इसमें डिल्यूजन होता है। ओके, इसमें आपको हैलुसिनेशन देखने को मिलता है और इसमें लैक ऑफ इंसाइट होता है। लैक ऑफ इंसाइट के पेशेंट अपनी बीमारी को नहीं मानता, पेशेंट कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसके साथ आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हो, डिसऑर्गेनाइजेशन। और डिसऑर्गेनाइजेशन दो चीजों के अंदर होती है, एक होती है स्पीच में और एक होती है थॉट में। तो ये आ जाएगा स्पीच में डिसऑर्गेनाइजेशन और थॉट में डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ जाएगा शिजोफ्रेनिया। अब शिजोफ्रेनिया लेबल करने के लिए जो आपको कितने महीनों का ड्यूरेशन चाहिए, आपको 6 मंथ से ऊपर का ड्यूरेशन चाहिए। अगर 6 महीनों से कम के साइकोसिस के फीचर आते हैं तो उसको शिजोफ्रेनिफॉर्म कहते हैं। तो 6 महीनों से ज्यादा के हो तो शिजोफ्रेनिया, 6 महीनों से कम के हो तो शिजोफ्रेनिफॉर्म कहते होते हैं। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। अब शिजोफ्रेनिया एक क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक इलनेस का मतलब है ये क्या होगी, 6 महीनों से ऊपर आपको देखने को मिलती है, 6 महीनों से ऊपर की देखने को मिलती है। और जो शिजोफ्रेनिया होती है ये फंक्शनल इम्पेयरमेंट कराती है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट का मतलब है ना वो घर पे चैन से बैठ सकता है और इसका ऑफिस का वर्क भी खराब हो जाएगा। क्लियर? ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब शिजोफ्रेनिया में दो तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, शिजोफ्रेनिया में दो तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब है इसमें बंदे की एक्टिविटी काफी ज्यादा हाइपर हो जाएगी और नेगेटिव का मतलब है इसमें उसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ओके, अब पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं शिजोफ्रेनिया के, ये ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। ओके, निमोनिक है ABCD। ओके, ठीक हो गया, ABCD। ए से आपको क्या देखने को मिलता है, ए से आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलती है। ए से क्या हो जाएगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब है कि उसके कानों में उन लोगों की आवाजें आना शुरू हो जाएगी जो एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी आवाजें एग्जिस्ट नहीं करती। बी से क्या होता है, बी से ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स का मतलब है कि ये बंदा कहते हैं कि कोई बंदा इनके थॉट्स को चुरा रहा है, कोई बंदा ऑलरेडी इनके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, या किसी ने अपनी थॉट्स मेरे अंदर डाल दी है, या तो मेरी थॉट्स शेयर हो रही है या मेरी थॉट्स किसी और को पता लग रही है या कोई मेरी थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स। इसके अलावा अगला है सी से कंट्रोल्ड फीलिंग, तो कोई बंदा इसके एक्शन को, इसकी फीलिंग को, इसके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। ओके, इसकी इम्पल्स को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? तो ये देखने को मिलता है। और डी से क्या होता है, डिल्यूजन आपको देखने को मिलता है। ओके, और डिल्यूजन कैसा होता है, बिजार डिल्यूजन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ये चीज आ जाती है पॉजिटिव सिम्टम, जिसमें CNS की एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सिम्टम के अंदर। नेगेटिव सिम्टम का निमोनिक है PCB। ओके, PCB। ओके, पी से क्या होता है, पी से पॉवर्टी ऑफ स्पीच है। ओके, यानी इसके पास लफ्ज ही नहीं होते कहने को। ओके, ठीक हो गया, पी से पॉवर्टी ऑफ स्पीच है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा सी से, एस से क्या होता है, कैटाटोनिया। कैटाटोनिया, कैटाटोनिया का मतलब है कि उसका ऑकवर्ड पोस्चर होता है, काफी देर तक वो अजीबोगरीब पोस्चर में बैठेगा। ठीक हो गया। और बी से क्या होता है, ब्लंटेड इफेक्ट होता है, यानी उसका कोई मूड नहीं है, कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो अब देखो, नेगेटिव सिम्टम के अंदर वो चुपचाप चैन से बैठ गया, लेकिन पॉजिटिव के अंदर क्या हुआ है, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है, हेलुसिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई डिलीवियन कर रहा है। तो ये हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। क्लियर? तो अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, क्लियर, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। पॉजिटिव सिम्टम्स के में क्या होता है कि उसकी फंक्शनिंग एक्सेसिव या डिस्टॉर्टेड हो जाती है। लाइक एग्जांपल है, हेलुसिनेशन आ जाती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, डिल्यूजन होती है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, या अनयूजुअल थॉट्स आना शुरू हो जाती है, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है थॉट्स में, स्पीच में, और बिजार बिहेवियर आना शुरू हो जाता है, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स आना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो नेगेटिव सिम्टम होता है, नेगेटिव सिम्टम में उसकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। फंक्शनिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, लाइक उसके कहने का मतलब है फ्लैट फेस हो जाता है, बिल्कुल कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, अपैथी होती है,
ओके, ठीक हो गया, बेहिस हो जाएगा, लोगों से बातचीत करना बंद हो जाएगा। एनीडोनिया, एनीडोनिया का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज जो प्लेयरेबल होती है, मतलब वो जिन एक्टिविटीज में पहले पार्टिसिपेट करता था अब उसमें नहीं करेगा। ठीक हो गया। एलूजिया आपको देखने को मिलेगा। एलूजिया का मतलब है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, कोई बात पूछोगे ओके, इसका एक या दो लफ्ज में आंसर करेगा, बोलने को कुछ भी नहीं होगा। सोशल विड्रॉल, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटिज्म बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। तो सोशल विड्रॉल, ऑटिज्म, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी यहाँ पे इसने बना दी है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ तीसरी कैटेगरी बना दी है इसने। ओके, कॉग्निटिव वाली। कॉग्निटिव का मतलब है थॉट्स से अपने मोटर एक्शन को कंट्रोल करना। ओके, ये जो इंडिविजुअल होते हैं शिजोफ्रेनिया वाले, ओके, इनकी जो थॉट्स पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज का मतलब होता है कि आप कहोगे टेलीफोन पे नंबर मिला के मुझे बता, ओके, या फिर टेलीफोन आया हुआ उठाओ और सुनो क्या बात कर रहे हैं। तो इनकी थॉट्स इतने भी काम नहीं करती कि वो कोई काम कर पाए। तो मतलब ये अंडरस्टैंड नहीं करते लोगों की बातों को, ना ही कोई प्लान बना सकते हैं। इनकी वर्किंग मेमोरी कम होती है, जो काम के वक्त काफी ज्यादा एक्टिव होती है, और इन अटेंशन अटेंशन नहीं कर पाते होते किसी भी चीज पर। ठीक हो गया। तो ये शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। अब शिजोफ्रेनिया लेबल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूरेशन होना चाहिए 6 महीनों से ऊपर का होना चाहिए। यानी शिजोफ्रेनिया में क्या होता है? शिजोफ्रेनिया में जो ड्यूरेशन होता है वो 6 महीनों से ऊपर का होता है। क्लियर? अगर 6 महीने से ऊपर का होता है तो आपने शिजोफ्रेनिया लेबल करना है। क्लियर? लेकिन अगर ड्यूरेशन उसका 1 महीने से लेकर 6 महीनों के दरमियान में हो, लेकिन 6 महीनों से कम का हो, तो उसको बोलते हैं शिजोफ्रेनिफॉर्म। बिल्कुल यही सिम्टम्स है, लेकिन उसका ड्यूरेशन थोड़ा छोटा हो गया। ड्यूरेशन को और मैं छोटा करता हूँ, 1 दिन से लेकर 1 मंथ तक, 1 महीनों तक। ओके, अब इस ड्यूरेशन पे जो हो गए सिम्टम्स हो गए, उसको मैं क्या बोलूंगा? ओके, एक्यूट साइकेटिक साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक हो गया। यानी अगर पेशेंट को साइकोसिस है, डिल्यूजन है, हैलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच है, और आपने देखना है ड्यूरेशन को। अगर उसका ड्यूरेशन कहने का मतलब है ओके, 1 दिन से लेकर 1 महीनों तक है तो एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। अगर 1 महीने से लेकर 6 महीनों तक है, शिजोफ्रेनिफॉर्म। अगर 6 महीनों से ज्यादा का है तो ये शिजोफ्रीनिया आ जाएगा। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आपको क्राइटेरिया चाहिए होता है। लाइक डायग्नोस करने के लिए आपको जो एक्टिव सिम्टम्स है, एक्टिव सिम्टम्स, ओके, उसमें से आपको मोर देन और इक्वल टू 2 चाहिए होते हैं। ओके, इंक्लूडिंग, मतलब जो पहले जो 3 सिम्टम है वो तो कंपलसरी है, डिल्यूजन, हैलोसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। ठीक हो गया। इसके अलावा कैटाटोनिक बिहेवियर हो जाए और नेगेटिव सिम्टम्स आ जाए। ओके, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। और ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 6 महीनों से ज्यादा का ऑनसेट आपको मिलना चाहिए। ओके, और उस 6 महीनों के ऑनसेट में जो 1 महीने से ज्यादा एक्टिव सिम्टम आने चाहिए। एक्टिव सिम्टम्स कौन से हैं? डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। शिजोफ्रेनिया फॉर्म में यही है कि मोर देन और इक्वल टू 2 सिम्टम्स है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन 1 से लेकर 6 महीने है। और ब्रीफ साइकोटिक में क्या होता है? 1 दिन से लेकर 1 महीनों तक होता है, और स्ट्रेस की वजह से होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद शीजो अफेक्टिव है। अफेक्टिव किस चीज को इंडिकेट करता है? मूड को इंडिकेट करता है। यानी शिजोफ्रेनिया 6 महीनों से ज्यादा का है और साथ में मूड के डिसऑर्डर आ गया है, डिप्रेशन आ गया है, बाइपोलर आ गया है, मेनिया आ गया है, तो इसको बोलते हैं हम शीजो अफेक्टिव। ठीक हो गया। तो ये शीजो अफेक्टिव आ जाएगा। यानी शिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर आ जाते होते हैं। क्लियर? अब दो चीजें कंफ्यूज नहीं करनी, इसमें साइकोसिस ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगा, उसके ऊपर मूड डिसऑर्डर आ जाएगा। एक कैटेगरी थी मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर, इसको आपने से डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक हो गया। तो रट्टा मार लेना, अगर पेशेंट को, अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, अगर पेशेंट को 2 हफ्तों से साइकोसिस है, साइकोसिस है, और उसके साथ अब आ गया है मूड डिसऑर्डर, इसको आप क्या लेबल करोगे? इसको आप लेबल करोगे आप शीजो अफेक्टिव। ठीक हो गया। शीजो अफेक्टिव, क्योंकि प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स साइकोसिस वाले 2 हफ्तों तक थे, लेकिन अगर 2 हफ्तों तक उसको मूड डिसऑर्डर था और मूड डिसऑर्डर के साथ साइकोसिस आ गया है, तो फिर आप इसको क्या लेबल करोगे? आप इसको लेबल करोगे मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो ये मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस और शीजो अफेक्टिव, इसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है। ओके, क्लियर? तो ये चीज आ गई है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, जिसमें सिर्फ डिल्यूजन है। शिजोफ्रीनिया में सिर्फ अकेली डिल्यूजन नहीं होती, शिजोफ्रीनिया में हेलुसिनेशन भी होती है।
लेकिन अगर पेशेंट को सिर्फ डिल्यूजन है, एक या एक से ज्यादा डिल्यूजन है, 1 महीनों से ऊपर किया है, अब साइकेट्री के अंदर टाइम फ्रेम को आपने बहुत अच्छे से रट्टा मारना है। जैसे हमने एनोरेक्सिया नर्वोजा में देखा था, बुलिमिया नर्वोजा में देखा था, वहां पे 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम था। अभी मैं सारे टाइम फ्रेम बताऊंगा साइकेट्री के। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्या होता है, 1 महीनों से ज्यादा के एक से ज्यादा डिल्यूजन देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ में कोई मूड डिसऑर्डर नहीं है और कोई साइकोटिक सिम्टम नहीं है, तो उसको सिंपल डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहेंगे। और इसमें भी फंक्शनल या सोशल या इम्पेयरमेंट हो सकती है, डिस्ट्रेस हो सकता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। और इंडिविजुअल इसको क्लोज रिलेशनशिप वालों से शेयर भी कर सकता होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड फोलियो एडिक्स, या कोई लैटिन वर्ड है, इसको छोड़ो आप, लेकिन इंडिविजुअल इसको शेयर करता होता है कि मेरे साथ ये मसला होता है। इसके बाद शीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब शीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये मैंने बताया था क्लस्टर ए के अंदर। मैंने कहा था कि जो क्लस्टर ए होते हैं उसका मिमोनिक है पास। ओके, पास। पैरानाइड, शीजोइड, शीजोटिपिकल। पैरानाइड वाले वो थे जो लोगों पे भरोसा नहीं करते, शीजोइड वाले अकेले रहना पसंद करते हैं, शीजोटिपिकल जिनकी अजीबोगरीब थॉट्स होती है, अजीबोगरीब बिहेवियर होता है। ओके, तो ये शीजोटिपिकल वाले आ जाते होते हैं। इनमें जो डिल्यूजन होती है लेस फ्रीक्वेंट होती है और लेस सीवियर होती है एज कम्पेयर टू शिजोफ्रेनिया। तो ऑलमोस्ट ये चीज आ जाती है। अब हम आ जाते हैं मूड डिसऑर्डर। तो आगे मेनिया। मेनिया क्या होता है, मेनिया एक हाइपर एक्टिव स्टेट होती है जिसमें मूड काफी ज्यादा एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड मूड को क्या बोलते हैं हम, मेनिया बोलते हैं। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। तो इसमें बंदे का मूड क्या होगा, इसमें बंदे का मूड परसिस्टेंटली एलिवेटेड होगा, एक्सपेंसिव होगा और इरिटेबल होगा। रट्टा मार लेना, मेनिया लेबल करने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए वो कितना चाहिए, वो आपको चाहिए 1 हफ्तों तक। यानी मेनिया अगर लेबल करना है तो आपको 1 हफ्तों तक मूड एलिवेटेड मिलना चाहिए, लेकिन अगर डिप्रेशन लेवल करना है तो आपको 2 हफ्तों तक चाहिए। तो डिप्रेशन के लिए 2 हफ्ते और मेनिया के लिए आपको 1 हफ्ते चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। और इसमें मूड एलिवेटेड होता है, एक्सपांसिव होता है, इरिटेबल होता है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एनर्जी भी बढ़ जाती है, लेकिन फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाती है। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है कि वो किसी काम पे फोकस ही नहीं कर पाता होता, ठीक हो गया। तो अब इसका मिमोनिक क्या होता है, मिमोनिक है डिग फास्ट, ठीक हो गया। अब डिग फास्ट में क्या होता है, डी से डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होती है। ओके, जो बंदा हाइपर एक्टिव होगा, जिसमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है, वो किसी चीज पे भी फोकस नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ऐसे बंदों में इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है। इम्पल्सिविटी यह है कि बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देना। ओके, ठीक हो गया। ओके, और प्लेयर को सीख करते हैं, ये देखे बगैर कि दूसरे लोगों पे क्या इसका इफेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड हीडोनिस्टिक। ओके, इसके अलावा ग्रैंडियोसिटी होती है, यानी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ओके, अपने आप को थोड़ा ऊपर हाइपर समझना शुरू हो जाते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज अगर आप इनसे बात करोगे, अभी एक सेकंड में ये लाहौर के बारे में बात करना शुरू हो जाएगी, अगले सेकंड में अमेरिका पे चले जाएंगे। इनकी थॉट्स रेसिंग होती है। अगला, इनकी जो एक्टिविटी होती है ज्यादा होती है, लेकिन ऐसी एक्टिविटी का क्या फायदा जो डिस्ट्रैक्शन भी करवा दे। ओके, और इनमें साइकोमोटर एजिटेशन भी देखने को मिलता है। जो बंदा हाइपर एक्टिव होता है वो सोएगा भी नहीं, और ये बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, प्रेशर्ड स्पीच बोलते हैं। ओके, बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं अपने वर्ड्स पर। तो ये होता है मेनिया, ठीक हो गया, मेनिया। और मेनिया के लिए आपको पता है ड्रग और चॉइस कौन सी होती है, मेनिया के लिए ड्रग और चॉइस होती है लिथियम। ओके, लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, बाकी हम फार्माकोलॉजी भी साथ साथ कवर कर लेंगे। ओके, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। मेनिया और हाइपोमेनिया, इसका मैंने फर्क बताया था। मेनिया और हाइपोमेनिया का मैंने ये बताया था कि जो हाइपोमेनिया होते हैं इसमें जो एपिसोड्स होती है लेस सिवियर होती है, और ये डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट दोनों नहीं करवाती, डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट नहीं करवाती। मतलब वो बंदा अपनी लाइफ में ओके होता है, ठीक हो गया। तो इसमें रट्टा मार लो, इसमें क्या होता है, इसमें मूड डिसऑर्डर इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता, इम्पेयरमेंट नहीं कराता होता, और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी नहीं होती, ठीक हो गया। बस इसमें एनर्जी या एक्टिविटी ज्यादा होती है, साइकोसिस के फीचर नहीं होते, और ये 4 से ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट करता होता है। और हाइपोमेनिया, अगर कहने का मतलब है हाइपोमेनिया आ जाए, यानी एक बंदा जिसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन के साथ हाइपोमेनिया आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम बाइपोलर टाइप 2। लेकिन अगर डिप्रेशन के साथ मेनिया आ जाए तो वो बाइपोलर टाइप 1 आ जाता है। तो जो बाइपोलर होता है इसमें अल्टरनेट डिप्रेशन होती है और अल्टरनेट मेनिया देखने को मिलता होता है। ओके, क्लियर। अब इसकी 2 टाइप होती है, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में रिक्वायर्ड, यानी इसका मिमोनिक बता रहे हैं, रिक्वायर्ड 1 टाइप ऑफ एपिसोड। यानी इसमें क्या होगा, इसमें आपको कहने का मतलब है कि इसमें आपको मेनिया मिलेगा,
या साथ में हाइपोमेनिया भी हो सकता है, लेकिन मेनिया जरूर मिलना चाहिए एटलीस्ट वन, और डिप्रेशन के एपिसोड्स होगी। ठीक हो गया। बाइपोलर टाइप 2 में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 2 टाइप्स ऑफ एपिसोड्स के, हाइपोमेनिया होगा और डिप्रेशन होगी। मेनिया की एपिसोड्स नहीं होते, और कहते हैं कि ड्यूरिंग एपिसोड्स, यानी एक एपिसोड खत्म हुआ, दूसरा एपिसोड 1 महीने के बाद आना है, जैसे ड्रामा स्टार्ट हुआ है, तो इसमें बंदा का मूड वापिस आ जाता है, फंक्शन भी वापिस आ जाता होता है। ओके। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट दी है तो वो क्या कर सकती है, डिस्टेबिलाईज कर सकती है। कैसे? ओके। अगर आपने, कहने का मतलब है, एंटी डिप्रेसेंट दिया है, एंटी डिप्रेसेंट किसको टारगेट करेगी, एंटी डिप्रेसेंट उसके मूड को ठीक करेगी। ओके। ठीक हो गया। एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है, उसके मूड को एलिवेट करेगी, लेकिन अगर मूड ज्यादा एलिवेट हो गया तो वो बंदा किस में चला जाएगा, वो बंदा मेनिया में ना चला जाएगा। ओके। ठीक हो गया। दैट इज वाई कि हम जो ड्रग देते हैं लिथियम, लिथियम किसको ठीक करती है, लिथियम लिथियम मेनिया को ठीक करती है, लेकिन लिथियम को ज्यादा ले लिया तो डिप्रेशन हो जाएगा। क्लियर? और आपने एंटी डिप्रेसेंट टीसीए लिया, वो किसको ठीक करता है, डिप्रेशन को ठीक करता है, लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा ले लिया तो ये करवा देगा मेनिया। दैट इज वाई आपने इन इंडिविजुअल के अंदर क्या करना होता है, अगर मेनिया को ठीक करना है तो लिथियम तो साथ देनी है, साथ में मूड स्टेबिलाईजर भी देने हैं। अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट देनी है तो उसके साथ आपने मूड स्टेबिलाईजर देने हैं। क्लियर? ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखा है कि एंटी डिप्रेसेंट इसके मूड को स्टेबलाइज कर सकती है, डिस्टेबलाइज कर सकती है, और सुसाइड भी हो सकता है बाइपोलर डिजीज वाले पेशेंट में। अभी हाल ही में हमने शायद सुना था, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, कि जो मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे थे उसने सुसाइड कर ली थी इसी बाइपोलर डिजीज की वजह से। आई डोंट श्योर अबाउट दिस, लेकिन थोड़ा बहुत सुनने में यही आया था। हाई सुसाइड रिस्क होता है। अब इसका ट्रीटमेंट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसमें मूड स्टेबलाइजर आपने जरूर राइट करने हैं, लिथियम है उसके साथ आपने मूड स्टेबलाइजर देने हैं, एंटी डिप्रेसेंट है उसके साथ आपने मूड स्टेबलाइजर देने होते हैं। यूजुअली ऐसे इसको आपने मैनेज करना होता है। ओके। लाइक अगर पेशेंट को क्या है, ओके, मेनिया है, मेनिया, तो मेनिया के लिए ड्रग और चॉइस क्या है, लिथियम है, और साथ में आप टीसीए ऐड कर दोगे, ओके, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर। और अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए आप क्या दोगे, एंटी डिप्रेसेंट दे दोगे। ओके। डिप्रेशन के लिए क्या दे दोगे आप, एंटी डिप्रेसेंट दे दोगे, टीसीए दे दोगे, और साथ में मूड स्टेबिलाईजर दे दोगे, जो उलेंजापिन, क्यूटियापिन, या फिर वेलप्रोइक एसिड, लैमोट्रिजिन, ये सारी आ जाती है मूड स्टेबिलाईजर। कार्बामेज़ेपिन भी आ जाती है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक भी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोथीमिक। ओके। साइक्लोथीमिक, साइक्लोथीमिक नाम से लग रहा है साइकिल होती है, बस एक बात रट्टा मार लेना, इसमें भी साइकिल चलती है डिप्रेशन की और मेनिया की, लेकिन ये बाइपोलर डिजीज का माइल्ड फॉर्म होती है, बाइपोलर डिजीज का माइल्ड फॉर्म होती है। ओके। ठीक हो गया। और इसके लिए जो है माइल्ड फॉर्म है तो हमें टाइम ज्यादा चाहिए इसको डायग्नोस करने के लिए, यानी इसको 2 साल से ऊपर का होना चाहिए। ओके। और इसका जो रेमिशन रेट है वो 2 महीनों से कम का होना चाहिए, यानी सिम्टम्स की सिवियरिटी कम है तो हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। क्लियर? तो ये चीज आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या यूनिपोलर डिप्रेशन, जिसमें सिर्फ डिप्रेशन होता है, यानी बंदे का मूड लो होगा एटलीस्ट 2 हफ्तों तक, और उसके साथ एसोसिएटेड साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। ओके। तो डिप्रेशन वगैरह देख लेते हैं। डिप्रेशन रिकरेंट होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 हफ्तों से ज्यादा का होता है, और इसके साथ आपको एसोसिएटेड सिम्टम चाहिए। आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, अगर किसी बंदे का मूड लो हो, लो मूड हो, ओके, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से उसका मूड लो है, और साथ में एसोसिएटेड साइन सिम्टम है या नहीं है, अगर एसोसिएटेड साइन सिम्टम नहीं है तब क्या होगा, अगर है तब क्या होगा, अगर नहीं है तो उसको सिंपल बोलेंगे डिस्थीमिया, लेकिन अगर एसोसिएटेड साइन सिम्टम है लाइक साइगी कैप्स तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब वो कौन कौन से होते हैं एसोसिएटेड साइन सिम्टम, साइग ई कैप्स। ओके। इससे क्या होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, जो डिप्रेशन वाला बंदा होगा वो रात को नहीं सो पाएगा लेकिन दिन में सोता रहेगा, मतलब उसका स्लीप का पैटर्न खराब हो गया है। जो डिप्रेशन वाला बंदा होगा उसका प्लेयरेबल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, ये सारा बंद हो जाएगा। तीसरा, ओके, जी से गिल्टी, अपने आप को वर्थलेस फील करेगा कि मैं तो फारिग हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, दूसरे बंदे आगे निकल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जीरो पे खड़ा हुआ हूँ। एनर्जी काफी ज्यादा कम होती है। ओके। कंसंट्रेशन भी कम होती है,
और उसका एपिटाइट और वेट लॉस, यानी एपिटाइट भी कम हो जाती है और वेट लॉस आपको देखने को मिलता होता है। टेंशन ले लेके साइकोमोटर रिटार्डेशन या एजिटेशन दोनों हो सकती है, और सुसाइडल आइडिएशन ये आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और जिस बंदे को भी डिप्रेशन हो, साथ में आपने मेनिया और हाइपोमेनिया इसकी जरूर हिस्ट्री लेनी है, इसको जरूर स्क्रीन करना है, क्योंकि डिप्रेशन के साथ मेनिया या हाइपोमेनिया हो गया तो वो बाइपोलर बन जाएगा। अगर मेनिया हुआ तो बाइपोलर टाइप 1 है, हाइपोमेनिया हुआ तो बाइपोलर टाइप 2 है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है डिप्रेशन का? अब डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, अब इसमें आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करनी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आप सोचते हो, जो आपकी थॉट्स होती है, वही आपकी एक्शन होते हैं। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव। जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो आपकी थॉट्स को मैनिपुलेट करता है और इससे आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करता है। और जो ड्रग और चॉइस है वो एसएसआरआई होती है, जिसमें फ्लोक्सेटिन, फ्लूवक्सामिन, ओके, सर्ट्रालिन ये आ जाती होती है। इसके अलावा सिलेक्टिव सेरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्टाज़ेपिन, बुप्रोपियोन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, टीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात बता देता हूँ, डिप्रेशन में होता क्या है। डिप्रेशन के अंदर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, नोरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, इनकी कमी हो जाती है। दैट इज वाई हमने ऐसी ड्रग देनी है जो इन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स को बढ़ा दे। अब वो ड्रग कौन कौन सी होती है? एसएसआरआई, जिसने सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देना होता है, जिसमें सर्ट्रालिन आ जाती है। टीसीए, जिसने क्या करना है, सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट कर देना है और दोनों के लेवल को बढ़ा देना होता है। सेरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसने भी सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देना होता है। मोनोअमीन मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसने क्या करना है, इनके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देना होता है। तो ये सारी ड्रग आ जाती है। आई थिंक ये सारा फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन में भी कर लेंगे। ओके, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम कहते हैं कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोस क्या होगा। अब डिफरेंशियल डायग्नोस ये है कि सपोज किसी बंदे का कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ओके, लाइक कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, कोई डिजास्टर होता है, कोई लव पर्सन मर गया है, डेथ हो गई है, ब्रेवमेंट हो गया है, नेचुरल डिजास्टर हो गया है, डिसेबिलिटी होती है, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आता है उसकी वजह से भी मूड डिप्रेस हो जाता है, उसको भी हम डिप्रेशन में इंक्लूड कर देते होते हैं अगर क्राइटेरिया ऊपर वाले फुलफिल हो रहे हैं। क्लियर। इसके बाद है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें 2 हफ्तों तक मूड का डिसऑर्डर होगा, फिर उसके बाद साइकोसिस के फीचर देखने को मिलेंगे। और साइकोसिस के फीचर क्या होते हैं? ओके, हेलुसिनेशन, डिलीवियन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स और स्पीच, ये आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं वो मूड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, मूड कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? अगर बंदे का मूड डिप्रेस होगा तो जो साइकोसिस वाले फीचर होंगे वो भी डिप्रेशन वाले होंगे। अगर बंदे का मूड एलिवेटेड होगा तो साइकोसिस के कौन से सिम्टम्स आएंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर बंदे को डिप्रेशन होगा तो उसको साइकोसिस के नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, और अगर उसको मेनिया होगा तो उसको साइकोसिस के पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे। क्लियर। साइकोसिस के पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाएंगे। लाइक अगर उसका मूड कम है, डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में क्या होगा? उसको इनएडिक्वेसी होगी, ओके, गिल्टी बहुत ज्यादा होगी, पनिशमेंट, निहिलिज्म, डिजीज, डेथ, इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है जिसमें साइकोसिस के फीचर भी डिप्रेशन वाले आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? चूंकि डिप्रेशन है या मूड डिसऑर्डर है तो एंटी डिप्रेशन इस्तेमाल करनी है, वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी कर सकते होते हैं। इसके बाद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डिस्थीमिया भी कहते हैं। परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट का मतलब है कुछ देर तक रहेगा। अगर ये 2 साल तक रहे एटलीस्ट, ओके, लेकिन माइल्ड फॉर्म है और 2 साल तक रहती है तो उसको डिस्थीमिया कहते हैं, और इसमें कोई एसोसिएटेड साइन सिम्टम नहीं होता। अभी ऊपर भी हमने एक और चीज पढ़ी है, साइक्लोथीमिक। साइक्लोथीमिक बाइपोलर डिजीज की माइल्ड फॉर्म थी, 2 साल तक होनी चाहिए तब हम लेबल करते हैं। लेकिन अगर 2 साल तक माइल्ड डिप्रेशन हो तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थीमिया कहते हैं। इसके अलावा मेजर डिप्रेशन विद सीजनल पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ पर पार्टिकुलर सीजन में डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और इसको भी लेबल करने के लिए आपको 2 कंसेक्टिव ईयर्स चाहिए होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? वही थेरेपी और लाइट थेरेपी वगैरह। वैसे ये थोड़े अजीब सी चीज हो जाएगी। बस आपने कीवर्ड ये रखना है कि जो आपका है डिस्थीमिया, उसको लेबल करने के लिए 2 साल चाहिए, सीजनल वाले के लिए भी 2 साल चाहिए, साइक्लोथीमी के लिए भी 2 साल चाहिए, मेनिया के लिए 1 हफ्ता चाहिए,
मेजर डिप्रेशन के लिए 2 हफ्ते चाहिए होते हैं। अब डिप्रेशन विद एटिपिकल फीचर, ओके, एटिपिकल जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं हो पा रहे, इसमें क्या होगा, डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन के साथ क्या होगा, मूड हाइपर रिएक्टिविटी। जैसे अभी बंदा डिप्रेशन के अंदर था, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा हुआ तो उसका मूड इंप्रूव किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए इंप्रूव किया, थोड़ी देर के लिए, ओके, ठीक हो गया, कि लाइक उसका कोई प्राइज बोर्ड निकल आया, हाँ खुश हो गया, लेकिन वापस डिप्रेशन में चला गया। हाइपरसोमनिया, ओके, एक होता है इनसोमनिया, नींद का ना आना, हाइपरसोमनिया में नींद का बहुत ज्यादा आना, ओके, रोटी शोटी ज्यादा खाना शुरू कर देना, हाइपरफेजिया होना, या पैरालिसिस हो जाना। हालांकि ये पैरालिसिस फंक्शनल होती है, कि हाथ और बाजू में, हाथों में, बाजुओं में, टांगों में जान खत्म हो चुकी है। या फिर रिजेक्शन सेंसिटिविटी होना, कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मेरे साथ ताल्लुकात खराब ना कर दे, ओके। तो ये डिप्रेशन की सब टाइप्स वगैरह आपको देखने को मिलती होती है। वन सेकेंड, ट्रीटमेंट क्या होगा, एसएसआरआई और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगा, क्लियर। बाकी मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, लाइक इनकी वजह से आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिल सकता है, ओके, खासतौर पर अगर आप इसको किसके साथ ले रहे हो, टिरामीन के साथ ले रहे हो, या इसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है अगर आप इसको एसएसआरआई के साथ ले रहे हो। दैट इज वाई डिप्रेशन के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है वो कौन सी होती है, वो एसएसआरआई होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही ड्रग होती है, क्लियर। तो ये हमारा मूड डिसऑर्डर फिनिश हो गया है। अभी भी मूड डिसऑर्डर खत्म नहीं हुआ, पोस्टमार्टम वाले डिजीज आना शुरू हो गया, फिर फोबिया वगैरह है, और फिर हम ये सारा लेबल करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पेरीपार्टम मूड डिसऑर्डर, यानी प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम फेज में कौन कौन से मूड डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। तो पेरीपार्टम लेबल करने के लिए पेरीपार्टम बोलते हैं, ओके, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, पेरीपार्टम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होते हैं पुरपुरियम फेज में। पुरपुरियम क्या होता है, चाइल्ड बर्थ से लेकर 6 वीक या 12 वीक्स का इंटरवल को बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो होते हैं पेरीपार्टम मूड डिसऑर्डर, ये आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, या विद इन 4 वीक्स ऑफ डिलीवरी में देखने को मिलते होते हैं। अभी इसकी 3 टाइप्स होती है, पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। पोस्टपार्टम ब्लू सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ओवरऑल सबसे ज्यादा कॉमन यही है, और सबसे रेयर पोस्टपार्टम साइकोसिस आता है। अब पोस्टपार्टम ब्लू में क्या होगा, उसका फीमेल का, उसने यानी उसका बच्चा पैदा हुआ है, और बच्चा पैदा होने के बाद उसका मूड कम हो गया है, मतलब उसका मूड लो हो गया है। तो पहला है कि मूड उसका लो हो गया है, दूसरा उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गया है, तीसरा फटीग हो गया है। पहला तो ये 3 सिम्टम्स को आपने रट्टा मारने हैं, मूड कम हुआ है, आंखों में आंसू आना शुरू हो गया है, फटीग आना शुरू हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपने टाइम फ्रेम को जरूर देखना है, क्योंकि तीनों डिजीज का टाइम फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो पोस्टपार्टम ब्लू है, इसका जो ऑनसेट होता है वो सबसे ज्यादा सडन होता है, ओके। जो सडन ऑनसेट होता है वो इसी का होता है, 2 से लेकर 3 दिन का। लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, इसका ऑनसेट थोड़ा सा लेट होता है, हम कह सकते हैं विद इन 4 वीक्स, 1 महीने से लेकर 1 साल तक जाता होता है, 1 महीनों से लेकर 1 साल तक। और जबकि 2 वीक्स का अगर आपको ऑनसेट मिले तो वो साइकोसिस होता है। दोबारा बता दूं, अगर 2 से लेकर 3 दिन का ऑनसेट है तो वो पोस्टपार्टम ब्लू है। अगर डिप्रेशन है तो उसका ऑनसेट 4 वीक्स से लेकर 1 ईयर तक होता है, और साइकोसिस का यूजुअली 2 वीक्स के अंदर हो जाता होता है, ओके, क्लियर। अब डिप्रेशन में क्या है, डिप्रेशन में क्या हुआ, चाइल्ड बर्थ हुई है, उसके बाद यानी पोस्टपार्टम ब्लूज में क्या हुआ, ब्लूज में सिर्फ मूड कम है, टेयरफुलनेस है, और फटीग देखने को मिलती है, और ये सिम्टम्स 2 हफ्ते में खत्म हो जाते होते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेडिसिन आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी पोस्टपार्टम ब्लू में, ओके। इसके बाद है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, इसमें पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल होगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या था, 2 हफ्तों से ज्यादा मूड लो होगा, क्लियर। उसमें 2 से लेकर 3 दिन था, इसमें 2 हफ्तों से ज्यादा मूड लो होगा, और साथ में साइक ई कैप्स होगा, जो हमने साइन सिम्टम पढ़े थे एसोसिएटेड, ठीक हो गया, ओके। और चूंकि ये डिप्रेशन है तो इसमें आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एसएसआरआई देनी है। लास्ट है साइकोसिस। साइकोसिस में आपको साइकोसिस वाले फीचर देखने को मिलेंगे, लाइक मूड कॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन, यानी अगर मूड कम है तो उसके हिसाब से डिल्यूजन भी नेगेटिव वाली आएगी, हेलुसिनेशन आएगी,
थॉट्स की डिसऑर्गेनाइजेशन आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, उसको ऐसी थॉट्स आती है कि अपने बेबी को नुकसान पहुंचा दो, ओके, या अपने आप को नुकसान पहुंचा दो। ऐसी थॉट्स का आना, तो आपने साइकोसिस को लेबल कर लेना है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर बताए हुए हैं कि पहली पहली प्रेगनेंसी में होता है कि वो तैयार नहीं होती, फैमिली हिस्ट्री है साइकोसिस की, शिजोफ्रीनिया की, या वो बाइपोलर डिजीज की डायग्नोस्ड केस है, शिजोफ्रीनिया की डायग्नोस्ड केस है, या इसने कोई मेडिकेशन चेंज किया है जिसने डोपामिन रिसेप्टर को अफेक्ट कर लिया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट है कि आपने इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करनी होती है, माँ की भी और बच्चों की भी, क्योंकि ऐसी माँ अपने बच्चों की जान ले लेती है। क्लियर? और आपने, चूंकि ये साइकोसिस है, तो आपने एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इस्तेमाल करनी है। अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी होती है? ओके, अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में रट्टा मारना है ओसीआर, ओलंजापिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, क्यूटियापिन, जिप्रासिडोन। ये आपकी क्या होती है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। बाकी इनको फार्माकोलॉजी वाले पोर्शन में भी कवर कर लेंगे। अब इसके बाद लास्ट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, बिजली के झटके देके उसका ब्रेन ठीक करना, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसका सबसे अच्छी चीज क्या है? ये रैपिड मेथड होता है। ये रट्टा मार लेना कि साइकेट्री में सबसे पहले आप ट्रीटमेंट क्या देते हो पेशेंट का, यानी अगर पेशेंट को डिप्रेशन है, आप उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करोगे। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां इस्तेमाल करोगे। अगर दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, सुसाइड कर रही है, तो आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पे जाओगे, जो रैपिड होता है और ये लास्ट रिजॉर्ट होता है आपका। तो ये किन किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है? ये रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन में इस्तेमाल होता है, रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्पटम में, कैटाटोनिया में जो कि ऑकवर्ड पोस्चर होता है, या सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी है। यानी अगर कोई फीमेल जो बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है, इसमें आपने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी होती है। अब इसमें क्या होता है कि एनेस्थीसिया के अंडर उसको झटके देते हैं बिजली के, और उसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इससे यह होता है कि जब एनेस्थीसिया दिया है और बिजली के झटके दिया है, इससे आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होता है वो ठीक हो जाता है। लाइक डिप्रेशन में सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम होता है, तो वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव से इंप्रूव कर जाता होता है। अब जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस में डोपामीन की एक्टिविटी ज्यादा होती है, झटके देने से डोपामीन थोड़ा सा नीचे आ जाता होता है। क्लियर? लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? एडवर्स इफेक्ट ये है कि वो डिसओरिएंट हो जाती है। डिसओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन तीन जगहों पे लेते हैं आप, टाइम, प्लेस, पर्सन। ओके, यानी आप उससे पूछोगे कहाँ पे हो, क्या टाइम हो रहा है, मैं कौन हूँ, शायद उसका उसके आंसर ना आते हो। यानी डिसओरिएंटेशन हो सकती है, टाइम, प्लेस, पर्सन की ओरिएंटेशन खत्म हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, या उसका मेमोरी लॉस हो सकता है। एंटीरोग्रेड या रिट्रोग्रेड एमनीजिया हो सकता है। एंटीरोग्रेड आगे वाली मेमोरी का बनाना, रिट्रोग्रेड जो पहले जो मेमोरी है उसको जो स्टोर की हुई थी उसके बारे में रिकॉल करना। ओके, अलबत्ता इसकी कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, और ये प्रेगनेंसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ये जो सारी चीजें, ये सारे वन लाइनर्स होते हैं, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद है रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइडल डेथ। अब ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, तो इसको हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लेते हैं। इसका मिमोनिक है सैड पर्सन। अब डिप्रेशन, जिस बंदे में डिप्रेशन होगा वही बंदा सुसाइड करेगा। तो ज्यादातर मेल्स होते हैं, अब वो ज्यादा सुसाइड करते होते हैं। एज वाइज देखा जाए, यंग अडल्ट, ज्यादातर यंग अडल्ट बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं, या ओल्डर भी कर जाते हैं। डिप्रेशन वाला बंदा सुसाइड करता होता है, या जिसने प्रीवियस अटेम्प्ट किया है। सबसे हाईएस्ट रिस्क फैक्टर यही है। अब जिस बंदे ने पहले सुसाइड करने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है कि उसमें इतनी तो हिम्मत नहीं है कि वो फेस कर सके लोगों को, वो दोबारा सुसाइड करेगा। या कोई ड्रग यूज कर रहा है अल्कोहल वाली, या उसको सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है साइकोसिस की वजह से, या उसको कोई बीमारी है, या उसने खुद जानबूझ के कोई प्लान ऑर्गेनाइज किया हुआ है, या उसकी कोई शादी नहीं हुई, या फिर फ्यूचर में कोई इंटेंशन है। मतलब थोड़े अजीब गरीब टॉपिक आना शुरू हो गया है। मोस्ट कॉमन मेथड यूएस में क्या है, फायरआर्म है। पाकिस्तान में कौन सा मेथड होगा सुसाइड करने का? यही है, गोलियां खा लेना, तेजाब पी लेना, या पंखे से लटक जाना। ठीक हो गया, ये आ जाती है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, एक चीज। अब इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है इसके बाद, कि फीमेल सुसाइड करने की ट्राई ज्यादा करती है लेकिन मेल ज्यादा मर जाते हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो फीमेल होती है इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, फीमेल में ईक्यू बहुत ज्यादा होता है, और मेल में आईक्यू ज्यादा होता है। यानी मेल ऐसा मेथड तलाश करेगा जिसमें उसकी जान जानी ही जानी है। मतलब कहेगा कि अगर पंखे से लटक के नहीं मरा, तो मैं 20-30 गोलियां खा लेता हूँ, कन्फर्म मर जाऊंगा। और फीमेल इमोशनल होती है, मतलब वो सुसाइड करने के लिए छुरी तक उठा लेती है, बेशक उसे मरे या ना मरे, लेकिन कोशिश कर लेती है सुसाइड करने की। अलबत्ता वो मेथड इख्तियार नहीं करती जिससे वो मर जाए। तो फीमेल ट्राई ज्यादा करती है लेकिन मरते ज्यादा मेल है। बाकी दूसरा रिस्क फैक्टर में है कि
कोई रिसेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन या फैमिली हिस्ट्री है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी प्रोटेक्टिव फैक्टर देख लो, कोई केयर वगैरह कर रही है, कोई मेडिकल या कम्युनिटी सपोर्ट है, या जैसे इस्लाम कहता है कि जिसने सुसाइड की वो दोजक में जलेगा। ठीक हो गया, सुसाइड हराम है, तो कुछ लोग इस वजह से बचे रह जाते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो इस वजह से बचे रह जाते हैं कि अगर सुसाइड कर ली तो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। क्लियर? तो इस वजह से हम बचे रह जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर, सॉरी एंजाइटी नहीं, सुसाइड वाला डिसऑर्डर। क्लियर? तो नेक्स्ट एंजाइटी है जनरलाइज्ड एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, और इसके बाद ट्रॉमा वाला है, और फिर ये खत्म हो जाएगा। आई थिंक हमें फिर खत्म कर देना चाहिए, हम सही पेज से जा रहे होते हैं। अब एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी जिसको आम लफ्ज में टेंशन, परेशानी वगैरह हो गई है, ओके, तो होता है क्या है, जब हमें किसी चीज का खौफ होता है या वरी होती है, परेशानी होती है, और हम उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते होते हैं, इसको बोलते हैं हम एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? इन अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस, किसके? फेयर के या वरी के, और इनके जो मैनिफेस्टेशन है लेकिन वो इनकॉन्ग्रुएंट होती है। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि वो स्ट्रेसर इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता, लेकिन हम ज्यादा बिहेव कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि सपोज क्या हुआ है कि टीचर कहता है कि परसों आपका टेस्ट होगा, हमने वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी होता है, लेकिन हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, यार ये टेस्ट होगा, कैसे करेंगे, मैं तो फेल हो गया तो घर वाले जान ही छोड़ेंगे। मतलब जो स्ट्रेसर आया था उसके नतीजे में जितनी आपको रिस्पॉन्स शो करना चाहिए था, आप उससे ज्यादा कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। और एंजाइटी डिसऑर्डर वैसे दूसरे डिजीज की वजह से हो सकता है, लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं, अगर आपने प्योर एंजाइटी डिसऑर्डर लेबल करना है तो आपको कोई डिजीज को रूल आउट करना पड़ेगा, लाइक हाइपरथायराइडिज्म या साइकेट्रिक या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ठीक हो गया? ओके। ओके, यानी अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, उसमें एंजाइटी के साथ दूसरे सिम्टम्स भी होंगे। अगर पेशेंट को कोई शिजोफ्रीनिया या मूड डिसऑर्डर है, उसमें एंजाइटी के साथ कोई और सिम्टम भी होंगे। लेकिन अगर एंजाइटी डिसऑर्डर मैंने लेबल करना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी वाली चीजें होगी, दूसरे एसोसिएटेड फीचर नहीं होंगे। ठीक हो गया? क्लियर? तो यानी अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो इसमें एंजाइटी तो अकेली नहीं होती ना, एंजाइटी के साथ और भी चीजें देखने को मिलती है। अब जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, पैनिक अटैक, फोबिक अटैक, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैनिक अटैक होते हैं। कुछ लोग क्या कर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं परेशानी की वजह से। तो जो पैनिक डिसऑर्डर होता है, इसमें की वर्ड क्या होगा? पैनिक अटैक एक कभी भी नहीं होता, बार बार होगा। सिनेरियो में आपको रिकरेंट अटैक की हिस्ट्री मिलेगी, या एपिसोडिक वाला वर्ड यूज होगा। एपिसोडिक वाला या रिकरेंट वाला, ये आपको बता देगा कि आपने पैनिक डिसऑर्डर में जाना होता है। अब इसमें रिकरेंट पैनिक अटैक्स होते हैं, ओके, यानी किसी बंदे को कोई किसी चीज से खौफ आ रहा है, या सिनेमा जाने से खौफ आ रहा है, बाहर निकलने से खौफ आ रहा है, और ये सोच के ही उसको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो ट्रिगर होता है वो नॉन ट्रिगर हो सकता है, या ट्रिगर अननोन भी हो सकता है। लाइक बाहर घूमने फिरने से भी कुछ लोगों को पैनिक अटैक आ जाते हैं, सिनेमा जाने से भी पैनिक अटैक आ जाते हैं। ओके, तो ये पैनिक अटैक्स होते हैं। अब पैनिक अटैक को एक्सप्लेन करते हैं। पैनिक अटैक के बारे में कहा जाता है कि ये 10 मिनट में अपनी पीक को पकड़ लेते हैं, 10 मिनट के अंदर इनकी पीक आ जाती होती है। क्लियर? और इनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें क्या होगा? अब असल में ना पैनिक अटैक जब होते हैं तो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाती है? हार्ट रेट को बढ़ा देती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है। तो पेशेंट पे क्या होगा? पाल्पिटेशन होती है, पैरास्थीजिया होता है, ओके, सुइयां चुभना शुरू हो जाती है, डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन हो जाती है। अब ये दो अलग चीजें होती है, डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन। यानी ये जो बंदा होता है, ये अब इन्वायरमेंट के साथ या अपने साथ रिलेशनशिप को तोड़ देता है। मतलब है कि उसको अपना या इन्वायरमेंट का होश नहीं रहता, तो उसको डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन कहते होते हैं। इन्वायरमेंट का होश ना रहना या अपना होश ना रहना। ओके, इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होता है, नोजिया, वॉमिटिंग होती है, और उसको इंटेंस फियर ऑफ डाइंग होती है कि कुछ बुरा होने वाला है, या मैं मरने वाला हूँ, कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, या मेरे ऊपर बिजली गिरने वाली है। ओके, अपना कंट्रोल खो देती है वो, और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन, चिल्स हमें खो देती है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, कॉमन। ठीक हो गया? तो ये पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स आते हैं। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक होता है, और इसमें सुसाइड के चांसेस भी बढ़ जाते होते हैं। बस पैनिक अटैक्स में रिकरेंट पैनिक अटैक्स होते हैं। और डायग्नोस करने के लिए टाइम फ्रेम रट्टा मारना, अभी सारे टाइम फ्रेम में समराइज करूंगा साइकियाट्रिक के। क्लियर? तो इसको डायग्नोस करने के लिए क्या होगा? जो अटैक्स होते हैं, ओके, अटैक्स
फॉलोड बाय 1 मंथ, और 1 मंथ के साथ आपको क्या मिलना चाहिए, ठीक हो गया। ओके, तो जो अटैक्स है वो रिकरेंट होनी चाहिए, कोई ट्रिगर होना चाहिए, बेशक वो ट्रिगर उसको ना पता हो, उनकी पीक 10 मिनट में आनी चाहिए, साथ में जो 10-12 सिम्टम थे उसमें से 4 होने चाहिए, लाइक पाल्पिटेशन, पैरास्थीजिया, लाइट हेडेडनेस, चेस्ट पेन या फियर ऑफ डाइंग है, ठीक हो गया। इसके साथ आपको एडिशनल चीजें चाहिए होती है। पहला है परसिस्टेंट कंसर्न्स ऑफ एडिशनल अटैक, क्यों हमें कहता है कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये अटैक दोबारा ना हो जाए कहीं, तो उसको कंसर्न्स होता है एडिशनल अटैक का, और वो परेशान होना शुरू हो जाता है कि अगर मुझे अटैक आया तो मेरे साथ क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो पागल हो जाता है, और बिहेवियर चेंज के मेरे साथ के अजीबोगरीब बिहेवियर हो जाता है, मैं कैसा बिहेव करना शुरू हो जाता हूँ। तो जो पैनिक अटैक होते हैं इसके साथ आपको 3 चीजें चाहिए, कंसर्न्स चाहिए, वरिंग चाहिए, परेशान हो जाता है, और क्या बिहेवियर चेंज आएगा, ठीक हो गया। असल में जो पैनिक अटैक होता है ना, ये फियर की सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होती है। बंदे को कोई जनरल या कोई स्पेसिफिक फियर होगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ जाएगी, क्लियर। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये एंजाइटी है, एंजाइटी के लिए भी ड्रग और चॉइस क्या होती है, एसएसआरआई होती है, बस आपको डोज को बढ़ाना होता है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपने इस्तेमाल करनी होती है, ये आपकी वेलफेक्सिन फर्स्ट लाइन होती है। एक बात रट्टा मार लेना, अगर आपको एंजाइटी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, तो आपको सीबीटी और एसएसआरआई इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आपको इसका शॉर्ट टर्म या एक्यूट इफेक्ट चाहिए तो वो बेंजोडाइजेपिन इस्तेमाल करनी है, जो कि सुकून आवर दवाइयां होती है, सुकून प्रोवाइड कर देती है। इसके बाद फोबिया है, फोबिया के लिए जो टाइम फ्रेम है, उसके लिए टाइम फ्रेम 1 मंथ था, ठीक हो गया। अब इसके लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो 6 महीनों का टाइम फ्रेम होता है। ओके, फोबिया तो आपको हर बंदे को किसी ना किसी खास चीज से फोबिया होता है, जिसकी वजह से वो इस चीज को क्या करना शुरू कर देता है, अवॉइड कर देता है। तो बंदा अगर किसी स्पेसिफिक चीज को अवॉइड करना शुरू करे तो ये क्या होता है, फोबिया होता है, क्लियर। तो जो फोबिया होता है, फोबिया 6 महीनों से ज्यादा का होना चाहिए, और इसमें जो फियर एंजाइटी होती है किसी खास चीज से आपको देखने को मिलती है। ओके, और बंदे का खौफ बढ़ जाता होता है, यानी बंदा क्या करता है, उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, क्लियर। हाँ, ओके, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद जो फोबिया है, यहाँ पर जो फोबिया, यहाँ पर 2 डिसऑर्डर बताए हुए हैं फोबिया वाले, क्लियर। एक आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, दूसरा एगैरोफोबिया। ओके, ठीक है। पहला सोशल एंजाइटी वाला, सोशल एंजाइटी के अंदर कुछ लोगों को पब्लिक प्लेस में जाके बात करने में, या पब्लिक स्पीकिंग में, या पब्लिक रेस्ट रूम को इस्तेमाल करने में झिझक होती है, मतलब लोगों को फोबिया होता है, ठीक हो गया। तो अगर बंदे को इम्बेरसमेंट होती है सोशल सोशल सिचुएशन पे, कि वो अगर लोगों के सामने घुलना मिलना या लोगों से बातचीत करना या स्टेज पे आने से डर लगता है और उसको अवॉइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में ड्रग और चॉइस कौन सी है, वही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एसएसआरआई, विलनेफेक्सिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। और कहते हैं कि खास तरह की एंजाइटी जो आपको स्टेज पे होती है, कि आपने स्टेज पे बोलना है 100-200 बच्चों के सामने, ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए, अब चूंकि परफॉर्मेंस एंजाइटी कुछ देर के लिए है या उसी सिचुएशन के लिए है, तो आपने एसएसआरआई तो इस्तेमाल नहीं करनी। अब परफॉर्मेंस एंजाइटी तो सिर्फ कुछ ही देर के लिए होती है, तो आपने एसएसआरआई इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि बीटा ब्लॉकर या बेंजोडाइजेपिन इस्तेमाल करनी है, ठीक हो गया, ताकि आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाए, क्लियर। तो ये चीज आ जाएगा। इसके बाद एगैरोफोबिया होता है। एगैरोफोबिया क्या होता है, एगैरोफोबिया क्या होता है कि इरेशनल इरेशनल फियर, ओके, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। इरेशनल किसको बोलती है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। एंजाइटी होती है, ओके, और अवॉइडेंस होती है। ओके, एक बात रट्टा मार लेना, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में सोशल सिचुएशन आ जाती है, सोशल सिचुएशन के अंदर पब्लिक स्पीकिंग वगैरह आ जाती होती है। लेकिन एगैरोफोबिया लेबल करना है तो आपको 2 या 2 से ज्यादा स्पेसिफिक सिचुएशन चाहिए जिसको वो अवॉइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है, ओपन या क्लोज स्पेसिस भी है, ठीक हो गया। ओके, असल में एगैरोफोबिया को अगर मैं समराइज करूँ, ओके, लोग ना खुली जगहों में आने, खुली जगहों से या क्लोज जगहों से डरते होते हैं। खास तौर पर बंदा डरते हैं ओपन प्लेसेस से, ओके, ठीक हो गया। ओपन प्लेस में जाना पसंद नहीं करते होते, ठीक हो गया, कि जहाँ पे लोगों को फेस करना पड़े। इसके साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, या फिर किसी स्पेसिफिक लाइंस में खड़ा होना, क्राउड्स में खड़ा होना, या घर से बाहर निकलना, ओके, तो ये एगैरोफोबिया होता है। तो जो सोशल एंजाइटी था उसमें एक पार्टिकुलर सिचुएशन का फोबिया होता है, और एगैरोफोबिया में 2 या 2 से ज्यादा स्पेशल सिचुएशन का होता है।
लाइक लाइंस में खड़ा होना, क्राउड में खड़ा होना, खास तौर पर ओपन प्लेस में जाना, तो ये आ जाता है। अब इसमें आपने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना होता है, क्योंकि जो एगैरोफोबिया है, दिस इज नॉट अ प्योर फोबिया, दिस इज अ पैनिक डिसऑर्डर। ओके, ठीक हो गया। क्योंकि ऐसे बंदे अगर ओपन प्लेस में जाएंगे तो उनको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाएंगे, तो ये पैनिक डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एसएसआरआई इस्तेमाल करनी होती है। अलबत्ता शॉर्ट टर्म में आप बेंजोडाइजेपिन भी दे सकते होते हैं। क्लियर। इसके बाद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हर एक छोटी छोटी चीज पर टेंशन लेना शुरू कर देना, और जनरलाइज्ड है तो इसके लिए टाइम फ्रेम वन सेकेंड क्या होगा, 6 महीनों से ज्यादा का होगा। ओके, कोई बंदा अगर किसी काम पे जा रहा है, जरा सा भी थोड़ा सा मसला होता है, वो उसकी टेंशन लेना शुरू करता है। फिर वो घर पे आया, घर में कोई चीज होगी, उसकी टेंशन लेना शुरू की। अगले दिन दोबारा ऑफिस में गया, दोबारा कुछ हो गया, दोबारा टेंशन लेना शुरू कर दिया। किसी बच्चे की तबीयत खराब होगी, दोबारा टेंशन लेना शुरू कर दिया। यानी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में कंटिन्यूअसली टेंशन लेते रहना और बहुत ज्यादा टेंशन लेना, तो इसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आपको निमोनिक क्राइम्स, ठीक हो गया, इसमें से आपको ये टोटल बनते हैं 6 में से आपको 3 चाहिए। नंबर 1, कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा बेचैन होगा, इरिटेबल होगा, मसल में टेंशन वगैरह, तनाव वगैरह महसूस होगा। ओके, फटीग वगैरह देखने को मिलेगी, स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह देखने को मिलती है। और वन सेकेंड, एंजाइटी का ट्रीटमेंट क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एसएसआरआई, एसएनआरआई। एसएनआरआई में यही लिखा हुआ है, वेनलिफेक्सिन, डेसवेनलिफेक्सिन, ठीक हो गया। इसके अलावा टीसीए, बेंजोडाइजिपिन दे सकते हैं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट वही वाला है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एसएसआरआई, ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये न्यूरोसिस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। न्यूरोसिस वाली कैटेगरी का मतलब है, यहाँ पे पेशेंट को पता होता है कि इसकी जो ऑब्सेशन है, इसकी जो थॉट्स है वो बेकार है, कि इसका हाथ गंदा है, इसको धोने के लिए बार बार जाना पड़ेगा। ओके, यानी इसको पता है कि इसकी थॉट्स इलॉजिकल है, लेकिन फिर भी वो मजबूर है, तो न्यूरोसिस होता है, यानी ये पेशेंट एडमिट करता होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में दो चीजें होती है, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन के अंदर क्या होता है, ऑब्सेशन ऐसी थॉट्स होती है जो बार बार आती है, और ये एंजाइटी को प्रोवोक कर देती है कि मेरा हाथ गंदा है, मेरा बैग गंदा हो गया है, और वो उसको डिस्ट्रेस कर देती होती है। और उसके नतीजे में वो जो एक्शन करता होता है, रिपीटेटिव टाइम कंज्यूमिंग एक्शन होता है, जो डिस्ट्रेस को रिलीव कर देता है, तो उसको कंपल्शन कहते हैं। जैसे मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि मेरी अम्मी कहती है दरवाजा बंद किया है, मुझे बार बार दरवाजा चेक करना करना पड़ता होता है कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, अदरवाइज मेरी बैंड बच जाएगी। तो ये कंपल्शन होता है कि दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, ऐसी थॉट्स आती है, इसको दूर करने के लिए मैं दरवाजे को देखने जाता हूँ, इसको बोलते हैं कंपल्शन। और ये टिक डिसऑर्डर के साथ होती है। टिक डिसऑर्डर क्या होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट होती है कि अचानक ही उसका आंखें फड़कना शुरू हो गया, सर फड़कना शुरू हो गया, रिपीटेटिव मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं टिक डिसऑर्डर। क्लियर। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, यानी ओके, लेकिन इन पेशेंट में जो इनसाइट होता है वो नॉर्मल होता है। इनसाइट का मतलब होता है कि उनको पता है कि बीमारी, ये मुझे बीमारी है, ये कोई मसला है। लेकिन अगर इनकी इनसाइट पुअर होगी, मतलब ये मानने से इनकार कर दे कि मुझे कोई मसला है, मेरे साथ कोई मसला है, तो फिर प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगा। अदरवाइज प्रोग्नोसिस ठीक होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा, वन सेकेंड, डिप्रेशन वाला, एंजाइटी वाला ट्रीटमेंट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एसएसआरआई और वेलनेफेक्सिन वगैरह। इसके अलावा बॉडी डिस्मॉर्फिक वाला, अब ये ऑब्सेशन कंपल्शन की कुछ कैटेगरीज आ गई है। बॉडी डिस्मॉर्फिक वाला ये फीमेल्स में देखने को मिलता है कि फीमेल ये कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ, हालांकि वो रियलिटी में अच्छी ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन कहती है कि मेरा फेस सही नहीं है, थोड़ी सी मैं गंदी लग रही हूँ, बदसूरत लग रही हूँ बाकी लड़कियों की निस्बत। और वो बार बार इसको, इस एंजाइटी को दूर करने के लिए शीशा इस्तेमाल करती है, शीशे को देखती रहती है। दिस इज कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिक फीचर। ठीक हो गया। तो अगर प्री ऑक्यूपाइड है विद अ माइनर और इमेजिन डिफेक्ट इन द अपेयरेंस, ठीक हो गया, कहती है कि मेरे फेस में कोई नुक्स है, कोई फेस में कोई मसला है, मेरा शक्ल बिगड़ गई है, और इसकी वजह से डिस्ट्रेस हो सकता है, इम्पेयरमेंट वगैरह हो सकती है। इस इस ऑब्सेशन को रिमूव करने के लिए वो बार बार शीशा देखेगी और बार बार मेकअप वगैरह करेगी। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर वाली फीमेल में भी देखने को मिलता होता है। यानी जो फीमेल ज्यादा खाती रहती है ना, तो कहती है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा फेस काफी राउंडेड होना शुरू हो गया है, तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक होता है, हालांकि रियलिटी में वो अच्छी लग रही होती है। ट्रीटमेंट क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके बाद ट्राइकोटिलोमिनिया। ट्राइकोटिलोमिनिया कुछ लोगों को ऐसा होता है, इम्पल्स होती है कि वो अपने बाल नोचते रहते हैं।
कुछ लोगों को अपने बाल नोचने की और बाल तोड़ने की बहुत ज्यादा आदत होती है। ओके, अब इसकी वजह से भी उनको टेंशन हो सकती है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इन बालों को तोड़ने के बाद उसको खा लेते हैं। और ये खाने के बाद ये जो बाल है, ये बालों का गुच्छा स्टोमक में जमा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोबिजोर। ठीक हो गया, ट्राइकोबिजोर। जो ट्राइकोबिजोर होता है, ये बालों का गुच्छा होता है जो कि स्टोमक में ऑब्स्ट्रक्शन करा देता होता है। ये ट्राइकोटिलोमिनिया में आपको देखने को मिलता होता है। और जो बंदा या जो बंदी अपने बाल नोचती रहेगी, उसके बाल थिन होना शुरू हो जाएगी या गंजा होना शुरू हो जाएगी। तो ये ज्यादातर आपको स्काल्प वाले एरिया में देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग हेयर होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंट लेंथ के होते हैं। एक डिजीज है एलोपेशिया। एलोपेशिया में जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन जो बाकी हेयर होते हैं ना, उनकी लेंथ यूनिफॉर्म होती है। सपोज ये इसका सर था, यहाँ से बाल उड़े और यहाँ से बाल उड़े, लेकिन जो बाल बाकी इस जगह से बाल उड़ गए, लेकिन जो बाल बाकी बचे थे वो यूनिफॉर्म लेंथ के थे। लेकिन ट्राइकोटिलोमिनिया में इसने बालों को नोचा होगा, तो इसमें जो बाल हो गए वो डिफरेंट लेंथ के हो गए। सपोज इधर ऐसे हो गए, इधर ऐसे हो गए, तो ये ट्राइकोटिलोमिनिया आपको देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट वंस अगेन क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसके बाद हमारा लास्ट है हमारा, फिर हम इसको सेशन को रख लेते हैं। लास्ट है हमारा, वो है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक हो गया, तो एक होता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, दूसरा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक हो गया। अब क्या होता है, किसी सपोज क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा एंजाइटी या कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। लाइक हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, जलजला आ गया, सुनामी आ गया, सैलाब आ गया, बिजली गिर गई है, कोई लव वन की डेथ हो गई है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट आता है। ओके, कोई ड्रास्टिक इवेंट आता है। उस स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद आप स्ट्रेस में चले जाते हो। ओके, मतलब आप डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक हो गया, तो एक्यूट और पोस्ट ट्रॉमेटिक, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने टाइम फ्रेम को देखना है। ठीक हो गया, एक्यूट में जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 दिन से लेकर 1 महीने के दरमियान में होता है, जबकि पोस्ट ट्रॉमेटिक में जो टाइम फ्रेम होता है वो आपको 1 महीने से ऊपर देखने को मिलता है। ठीक हो गया, ओके। यानी सबसे पहले क्या होता है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। सबसे पहले क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। कोई सीरियस इंजरी हो गई है, हाथ पांव टूट गया है, हड्डी टूट गई है, या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कोई फैमिली में डेथ हो गई है, कोई जलजला आया है। उस जलजला के बाद क्या होता है, उसके बाद जो उसको फील होना शुरू होता है, जो वो एक्सपीरियंस करता होता है, ओके, और ये एक्सपीरियंस 1 महीनों से ऊपर का हो तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक कहते हैं, 1 महीनों से कम का हो तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इस बंदे को असल में चीज क्या होती है, जो स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ था उसके माइंड में उसकी मेमोरीज आना शुरू हो जाती है कि डेथ हुई थी, एक्सीडेंट से डेथ हुई थी, तो उसके जहन में हमेशा एक्सीडेंट के बारे में चीजें आती रहेगी। ओके, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाएगा, कोई फोकस नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रेस होगा, फंक्शनल या सोशल इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिलती है, नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ये चीजें देखने को मिलती है। यानी बंदा हाइपर अराउजल हो जाएगा। कोई बंदा उसको आवाज से बुलाएगा ना कि भाईजान बात सुनना, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, जैसे कुछ हो गया है। ओके, और ऐसा बंदा उस एसोसिएटेड स्टिमुलाई को अवॉइड करेगा। फॉर एग्जांपल, एक फीमेल गाड़ी में जा रही थी, एक बस में जा रही थी, अब उस बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें पैसेंजर भी मर गया। उसके बाद क्या होगा, इसने इस फीमेल ने इस टेंशन को अपने सर पे ले लिया और वो फीमेल अब आइंदा कभी बस पे सवारी नहीं करेगी। यानी वो क्या करती है, वो ऐसे स्टिमुलस को अवॉइड करेगी। इसके अलावा उसको उस स्टिमुलस की मेमोरीज आना शुरू हो जाएगी। लाइक जो फीमेल जिस बस पे थी, ओके, उसका एक्सीडेंट हो गया और 1-2 की डेथ होगी, तो उसको इस बस के बारे में नाइटमेयर्स या फ्लैशबैक आना शुरू हो जाएंगे और उसको फियर, हॉरर या डिस्ट्रेस वगैरह फील होना शुरू हो जाएगा। निमोनिक यहाँ पे इसने हार्ड बनाया हुआ है। ठीक हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक में जो ड्यूरेशन होता है ना, जो डिस्टर्बेंस होती है, वो 1 महीने से ज्यादा की होती है और एक्यूट में 1 महीने से कम की होती है। वंस अगेन डिस्ट्रेस होगा, उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाएगी। और ट्रीटमेंट क्या होगा, वंस अगेन डिप्रेशन वाला ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एसएसआरआई और वेनलाफैक्सिन होती है। और नाइटमेयर के लिए आप प्राजोसिन भी दे सकते होते हैं। प्राजोसिन क्या है, अल्फा 1 ब्लॉकर होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ठीक हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक तो आपको समझ आ गया
कि कोई ट्रॉमा हुआ, ओके, ट्रॉमा की वजह से कोई ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। अब है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या होगा? एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में उसको इमोशनल या बिहेवियर सिम्टम देखने को मिलेगी। इमोशनल या बिहेवियर सिम्टम देखने को मिलेगी। वो कौन से इमोशनल या बिहेवियर सिम्टम होते हैं? वो एंजाइटी होती है या आउटबर्स्ट होती है, या तो टेंशन होती है, या बंदे का गुस्से पे काबू खत्म हो जाता होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वन सेकेंड क्या होगा? कोई स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेस की एग्जांपल दिया है, कोई डाइवोर्स हो गया है, कोई बीमारी हुई है, सपोज कोई हड्डी टूट गई है, या कोई लव वन की डेथ हो गई है। क्लियर? ठीक हो गया। अब उस डेथ की वजह से वो क्या नहीं कर पाया लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पाया, वो इससे आगे मूव ऑन नहीं कर पाया। मूव ऑन नहीं कर पाया कि अभी भी वो ब्रेकअप की वजह से या डाइवोर्स की वजह से टेंशन में है, या अभी भी उसका गुस्सा अब यानी अभी भी उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। ओके। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ठीक हो गया। इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वो स्ट्रेसर एंड हो जाता है, ओके, तो ये 6 महीनों से कम के मंथ्स में खत्म हो जाता होता है। ठीक हो गया। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक वाला था वो आगे सालों तक कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट का रट्टा मार लो कि जो स्ट्रेसर होता है, जिसने टेंशन दी हुई थी, अगर वो खत्म होता है तो ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर 6 महीनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेनी होती है। लेकिन अगर 6 महीनों से ऊपर का अगर परसिस्ट करे तो आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक या मेजर डिप्रेशन या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जाना होता है। वंस अगेन ट्रीटमेंट क्या होगा? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगा और एंटी डिप्रेसेंट वगैरह आपने इस्तेमाल करनी होती है। ऑलमोस्ट हमने साइकेट्री की काफी सारे डिजीज कवर कर लिया है। अब लास्ट चीज है वो है टाइम फ्रेम रट्टा मारना। ओके। सबसे पहला है स्लीप डिसऑर्डर। उनको रिवाइज भी करते जाएंगे। स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में हमने क्या पढ़ा था? नार्कोलेप्सी में हमने पढ़ा था इंक्रीज डे टाइम स्लीपीनेस, कि जो बंदा होता है वो दिन में सोता रहता है, रात को नहीं सोता। हाइपोथैलेमस में ओरेक्सिन्स की प्रोडक्शन कम होती है, कैटाप्लेक्सी होती है, हैलुसिनेशन देखने को मिलती है। अब जो नार्कोलेप्सी है इसका टाइम फ्रेम कितना होता है? नार्कोलेप्सी का जो टाइम फ्रेम है, लेट मी जूम टू दिस फुल, इस पे आ जाते हैं। ओके। तो जो नार्कोलेप्सी का जो टाइम फ्रेम है वो कितना होता है? 3 मंथ्स होता है। ओके। नार्कोलेप्सी का कितना होता है टाइम फ्रेम? 3 मंथ्स होता है डायग्नोस करने के लिए। ओके। रट्टा मार लेना। नार्कोलेप्सी का 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ्स और किसका आपको देखने को मिलता है? 3 मंथ्स आपको ईटिंग डिसऑर्डर का देखने को मिलता है। ईटिंग डिसऑर्डर का देखने को मिलता है। अब जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इनका भी ऑलमोस्ट सेम होता है। क्लियर? शायद यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ। तो जो 3 मंथ्स का जो होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब 3 महीनों तक साइंस सिम्टम आने चाहिए, तब हम इसको डायग्नोस बनाएंगे। तो वो 3 महीनों का टाइम फ्रेम 3 जगह पे अप्लाई होता है। नार्कोलेप्सी और एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा। तो जो 3 मंथ का होता है ये आपने रट्टा मार लिया। इसके बाद चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। अभी हमने चाइल्डहुड डिसऑर्डर को जरा सा भी कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर में जो टिक है, टिक में क्या होती है? रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती है, हेड की मूवमेंट होती है, या डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन, क्या उसका मूड कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो इसको लेबल करने के लिए जो टाइम फ्रेम आपको चाहिए वो है 1 साल। ओके। तो जो 1 साल का जो टाइम फ्रेम है वो किसके लिए होता है बच्चों में? टिक डिसऑर्डर में, और दूसरा डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर में, उसका मूड कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा जो बच्चों में 3 डिजीज है जिनका टाइम फ्रेम क्या होता है? 6 मंथ होता है, वो कौन कौन से है? ओके। वो आपके 6 मंथ वाले, ये सारे बच्चों वाले डिजीज है। एक बात रट्टा मार लेना, बच्चों के अंदर पर्सनैलिटी डिजीज नहीं होता। 6 महीने लेबल करने हैं। तो इसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, कि अपने माँ बाप का कहा नहीं मानता। तो ये 3 डिसऑर्डर होते हैं जिनका 6 महीनों तक होता है। इसके बाद जो आपका ऑलमोस्ट 1 महीनों तक होता है वो 2 है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, कि सिलेक्टिव सिचुएशन में चुप होके बैठ जाना, और सेपरेशन एंजाइटी। तो जो 1 मंथ का होता है, ओके, 1 मंथ में आपने एसएस ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, यानी सिलेक्टिव म्यूटिज्म और सेपरेशन एंजाइटी। क्लियर? ये हो गया हमारा चाइल्डहुड डिसऑर्डर। इसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर पे चलते हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर में जो आपके फोबियाज होते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होते हैं, और जनरलाइज डिसऑर्डर होते हैं, इनका 6 महीनों का होता है। साइकेट्री में ज्यादातर डिजीज को लेबल करने के लिए आपको 6 महीनों का टाइम फ्रेम चाहिए होता है। लेकिन जो पैनिक डिसऑर्डर है, एक्यूट स्ट्रेस या पोस्ट ट्रोमेटिक, ओके, ठीक हो गया। ओके। वैसे जो पोस्ट ट्रोमेटिक होता है ना,
यहाँ पे पोस्ट ट्रॉमेटिक 3 मंथ तक होता है। यानी जो पैनिक है और एक्यूट स्ट्रेस है, इनको लेबल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 1 महीने का टाइम फ्रेम चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 मंथ का। और कौन कौन सा था, 6 मंथ का था गैप। ओके, 6 महीनों का आपने गैप ले लिया। तो जी से क्या था आपका, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ए से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। पी से फोबिया आ जाते हैं। और 1 महीनों में कौन सा था, 1 महीनों में आपने आप करना है। ओके, ए से क्या हो जाएगा, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। और पी से क्या हो जाएगा, पैनिक अटैक्स आ जाएंगे। और पोस्ट ट्रॉमेटिक आपको बताया 3 मंथ तक आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद सबसे आसान ये वाला होता है, जो सिंपल डिल्यूजनल डिसऑर्डर है और ब्रीफ साइकोटिक है, ये दोनों 1 महीने तक होते हैं। शिजोफ्रेनी फॉर्म 1 से लेकर 6 का होता है, और शिजोफ्रेनिया 1 महीनों से ऊपर का देखने को मिलता होता है, सॉरी 6 महीनों से ऊपर का देखने को मिलता है। ब्रीफ साइकोटिक 1 महीनों से कम का, शिजोफ्रेनी फॉर्म 1 से लेकर 6 महीनों का, और शिजोफ्रेनिया 6 महीनों से ऊपर का। लास्ट है मूड डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर में जो डिस्थीमिया और साइक्लोथीमिया, चूंकि ये माइल्ड फॉर्म्स होती है, डिस्थीमिया डिप्रेशन की माइल्ड फॉर्म है, डिप्रेशन की माइल्ड फॉर्म है, डिस्थीमिया माइल्ड फॉर्म होती है, जबकि साइक्लोथीमिया बाइपोलर डिजीज की माइल्ड फॉर्म होती है। जब भी कोई माइल्ड फॉर्म है तो उसको डायग्नोस करने के लिए आपको 2 साल से ऊपर का ड्यूरेशन चाहिए। मेजर डिप्रेसिव है 2 हफ्ते चाहिए, और मेनिया है तो 1 हफ्ता चाहिए। तो ये टाइम फ्रेम ऑलरेडी आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पूरी साइकेट्री का। तो ऑलमोस्ट ये हमारा फिनिश हो गया है ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पर्सनैलिटी है, तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो ये हमने आज के दिन ये सारा डिस्कस किया है। और हमारे क्या रहते हैं, शुरू वाला पोर्शन रहता है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म रहते हैं, और कंडीशनिंग वाले रहते हैं, और नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, कोई इमरजेंसीज है, साइकेट्रिक इमरजेंसीज ये रहती है। आज काफी सारा कर लिया है।